स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू डील विद ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, कि जैसे लाइट ड्यूल है, इट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट का पार्टिकल होना नई बात थी, वेव होना कॉमन बात थी। ऐसे ही मैटर का पार्टिकल होना कॉमन है, वेव होना नई बात है। तो आज हम मैटर को एज अ वेव के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है जिसने ये बात बोली। डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने ये बात बोली क्या, कि ऑल मैटर, जितने भी, इसने क्या बोला कि जितने भी ऑल मटेरियल है ना, ऑल मटेरियल पार्टिकल, जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब क्या है, जब भी वो क्या करते हैं मोशन, जब भी क्या करते हैं वो मोशन करते हैं, तो उनके पास दे पोजेसिस वेव करेक्टर। तो उस समय उनका वेव करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। दे पोजेस वेव करेक्टरिस्टिक्स, दे पोजेस वेव करेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसे हमारे दिमाग में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पहले हम सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा एज अ पार्टिकल, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर पाथ। लेकिन डी ब्रोगली कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो जब वो घूमेगा तो वेव मोशन रखेगा, वेव मोशन। तो वेव मोशन रखने का मतलब क्या है कि उसका जो मोशन होगा ना, उसका जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, वो एज अ वेव बनाता हुआ मोशन करेगा। कि जब उसका मोशन होगा तो एज अ वेव वो चलेगा, एज अ वेव चलेगा। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन एक वेव की तरह होगा। ये वेव वेव बन रही है। वेव वेव कैसे बन रही है, अगर आप ध्यान दो तो ये वेव ऐसे बन रही है कि वेव होते हैं ना, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे हिस्सा। कि जब भी हम वेव ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, वेव एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, वेव की तरह ऊपर होगा नीचे होगा, 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 वेव की तरह, लाइक अ वेव। तो इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह मूव करेगा। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन नहीं, सभी पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, वेव करेक्टर होता है। सभी पार्टिकल, सभी मतलब सभी मटेरियल, जौन से भी मटेरियल हमारे जीवन में उपलब्ध है आसपास, वो सब मटेरियल वेव करेक्टर को रखेंगे। हर कोई वेव करेक्टर रखेगा, हम भी रखेंगे, हम भी रखेंगे, ठीक है। तो इसने इसकी निकाली वेवलेंथ। कैसे निकाली वेवलेंथ, इसने बोला कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। और एक होता है E इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक फोटो इलेक्ट्रिक साइड। अगर फोटो इलेक्ट्रिक साइड देखें तो E इक्वल टू एच न्यू। और अगर हम आइंस्टाइन इक्वेशन करें तो E इक्वल टू एम स्क्वायर। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, दोनों कंपेयर करो। क्या करने वाले हम, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वी आर गोइंग टू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब दोनों कंपेयर किया हम क्या बोलेंगे, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। क्या बोलेंगे इसको, एच न्यू। और हमको पता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है सी, वो क्या होता है न्यू लैम्डा। जो मैंने आपको परसों चौथा टेस्ट किया था उसमें ये फॉर्मुला यूज होता है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा वाला फॉर्मुला यूज करना था आपको। तो यहाँ से न्यू कितना आएगा, सी अपॉन में लैम्डा। तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो सी से सी एक कैंसिल हो जाएगा, एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एच अपॉन में एम सी इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन हमारे पास जो भी मैटर होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास मैटर की स्पीड क्या होती है, वी। तो हम वी मतलब सी को रिप्लेस कर देंगे वी से, और वी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैटर जो कि हमारे पास मैटर है उसकी स्पीड जो होगी वो सी नहीं हो सकती, वो वी होगी। तो कहने का मतलब क्या है, सी इज रिप्लेस्ड बाय वी। हम सी को वी से रिप्लेस करेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे लाइट का ड्यू नेचर होता है, ऐसे ही मैटर का भी ड्यू नेचर होता है। मैटर पार्टिकल है, मैटर वेव है। तो मैटर का पार्टिकल होना तो कॉमन सी बात है, लेकिन मैटर का वेव होना एक नई बात थी। उस नई बात को हमने प्रूव करने के लिए वेवलेंथ निकालनी शुरू करी। कैसे निकालनी शुरू करी, हमने पहले आइंस्टाइन की इक्वेशन को और फोटोइलेक्ट्रिक साइड को इक्वल रखा। उनको इक्वल रखने के बाद वहां से क्या निकाला, लैम्डा। और लैम्डा का वैल्यू जब हमने निकाला तो हमारा आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में एम सी। तो सी को रिप्लेस कर दिया हमने वी से। तो ये जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ होती है जो मैंने अभी निकाली है, ये वेवलेंथ किसके लिए है, ये वेवलेंथ है सिर्फ एक मैटर के लिए। मतलब आप कह सकते हो कि जो यहाँ से वेवलेंथ निकलेगी
तो जो यहाँ से वेवलेंथ निकलेगी किसकी निकलेगी, वेवलेंथ ऑफ, ये वेवलेंथ किसकी है, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। जो भी हमारे आसपास मैटर होते हैं उनकी वेवलेंथ है, ये मैटर वेव की वेवलेंथ ये होती है। ये चीज आप माइंड में जरूर क्लियर रखना। और हमें पता है कि जो mg होता है वो प्लैंक्स mg का था मोमेंटम, तो हम इसकी जगह मोमेंटम भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले में मोमेंटम भी लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली आपने कुछ नहीं किया, आपने डी ब्रोगली बस एक लाइन लिख दी कि जितने भी मटेरियल होते हैं जब वो मोशन करते हैं तो उनके अंदर वेव करेक्टर होता है। जब वेव करेक्टर होता है तो उस वेव करेक्टर की वेवलेंथ क्या होती है, ये होती है। अब आप एक चीज देख रहे हो, हमने क्या बोला था कि हर एक मैटर की वेवलेंथ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो चाहे हम जैसे हो, हम जैसे मतलब हैवी ऑब्जेक्ट। तो क्या हमारी वेवलेंथ निकालना इजी है, तो आप बोलोगे हमारी हमारी मतलब ह्यूमन बींग्स की वेवलेंथ निकालना बहुत 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 मुश्किल है। रीजन क्या है, क्योंकि वेवलेंथ और मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारा जो मास है वो बहुत ज्यादा है, हम जैसे ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोगों की वेवलेंथ को मेजर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मोलिक्यूल जैसे छोटे ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास बहुत कम होता है, उनकी वेवलेंथ निकालना इजी है क्योंकि उनका मास बहुत कम है। आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 10⁻³ तो बहुत कम मास है। ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम वेवलेंथ इजिली निकाल सकते हैं। तो कहने का सिंपल सा भावार्थ यही है कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये स्टेटमेंट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ही वैल्यू है। छोटे छोटे मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उनके लिए ही ये चीज वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ये चीज आपने अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड हाइपोथेसिस। यस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, हाइपोथेटिकल क्यों बोलते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल लाइफ में, जो लाइफ हम जी रहे हैं प्रैक्टिकल, उसमें इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल रहे। हम जैसे ऑब्जेक्ट है ना, जैसे हम जैसे ऑब्जेक्ट मतलब बड़े ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक, उन ऑब्जेक्ट के लिए इसको एप्लीकेबल रखना मुश्किल रहता है, इसलिए इसको हाइपोथेसिस कहते हैं कि ये चीज हमारी डेली लाइफ में लागू करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर जो हम छोटे ऑब्जेक्ट की बात करें, जिनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, उनके लिए इनको लागू करना इजी है। अब मैं आपको कमेंट में, आपको मैं कमेंट में एक पिक सेंड कर रहा हूँ, आप सभी इस पिक को देखना, फिर बताना कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो पता लग गया। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि द थिंग विच इज नॉट एप्लीकेबल इन द डेली लाइफ, दैट्स हाइपोथेटिकल। तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन अ डेली लाइफ। नेक्स्ट मैंने आपको एक डायग्राम, एक पिक भेजी है कि एक ब्लू कलर का सर्कुलर पाथ था जिसमें इलेक्ट्रॉन को घूमना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता। इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वेव मोशन करते घूमता है। तो वो मैं डायग्राम थोड़ी देर पहले आपको बनाई थी, वो डायग्राम मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो डायग्राम ऐसे है, अगर आप देख पा रहे हो तो वो डायग्राम एक्चुअली में कुछ ऐसी बनाने की कोशिश कर रहा था, आपकी स्क्रीन पे भी है और आपकी कमेंट में भी है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है लाइक अ वेव मोशन, इट हैज अ वेव मोशन, इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव मोशन। क्योंकि सर्कुलर मोशन तो होता अगर वो एज अ पार्टिकल होता, लेकिन वो एज अ वेव भी है, तो उसका वेव मोशन भी चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एज अ वेव चल रहा है। तो इन फेज आउट ऑफ फेज का मतलब यही है कि जो सर्कुलर पाथ वो फॉलो कर रहा है, हर बार वही पाथ फॉलो करेगा तो इन फेज है। अगर वो उस पाथ से बाहर जा रहा है, आप देख रहे हो दो वेव मोशन आपस में क्रॉस हो रहे हैं, क्रॉस, तो वो आउट ऑफ फेज है। तो इसे दिखाने का तरीका, लेकिन मेरा मेन बताने का मकसद ये था कि वेव मोशन कैसे चलता है, जब पार्टिकल वेव मोशन करता है तो कैसे चलता है, बस वो दिखाना आपका मेरा मेन था, जो मैं आपको कमेंट में फोटो भेज के दिखा रहा हूँ। तो ये आपका हो गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब आपसे मैं दो वेव पूछूंगा, आपके सामने दो वेव आ चुकी हैं, एक वेव लाइट वाली, एक वेव होती है लाइट वाली जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव, एक वेव होती है लाइट वाली, लाइट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड सेकंड वन इज मैटर वेव, मैटर वेव। तो क्वेश्चन ये आता है माइंड में, क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, जो जो सन से आती है, इट कम्स फ्रॉम सन, जो सन से आती है वो वेव है। ये कौन सी वेव है जो किससे जुड़ी होती है, किसी भी मटेरियल से क्या है, एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है, वो मैटर वेव है। और जो सन से आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, बोथ इट कंसिस्ट ऑफ। यस, देखो ऐसा इलेक्ट्रॉन आपस में स्ट्राइक जनरली नहीं करते,
या पर उसमें स्ट्राइक जनरली नहीं करते। आउट ऑफ फेज कब होते हैं? जब इनके आसपास कोई एक्सटर्नल फील्ड लगी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे। लेकिन अगर इसके आसपास कोई फील्ड लग जाए तो वो फील्ड उसको आउट ऑफ फेज ले आती है। आउट ऑफ फेज का मतलब जहां पे उसने खत्म होना था वहां खत्म होने के बजाय कहीं बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, वो आउट ऑफ फेज है। जो रास्ता उसने पहले एक्सटीआर किया था, फॉलो किया था, अब वो रास्ता फॉलो नहीं करेगा, कोई और रास्ता फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। और आउट ऑफ फेज होने का मेन रीजन बाहर से लगने वाली कोई ना कोई फील्ड या फोर्स होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी बाहर से, मैग्नेटिक फील्ड लगी बाहर से, वो ऐसा काम करवाती है। ठीक है, जो क्या करवाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउट ऑफ फेज में लेकर आती है। जनरली इलेक्ट्रॉन अगर कहीं बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इन फेज ही रहता है और आपस में स्ट्राइक नहीं करते। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। लेकिन मैटर वेव में ये चीजें हो भी सकती है और नहीं भी, मे और मे नॉट भी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि इन दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी। प्लीज आप सभी बच्चे अपना आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि ईएम वेव फास्ट चलती है कि एम वेव फास्ट चलती है। फास्ट, ईएम वेव, ईएम वेव या एम वेव, फास्ट कौन ज्यादा फास्ट चलेंगे दोनों में से? ओके, प्रभजोत सिंह ईएम, ओके सुखदेव ईएम। देखो क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट है आप सभी अपना आंसर जरूर पोस्ट करें जो भी आपको लगता है। कमलप्रीत, जुगेश, एवरीवन, अनामिका, गुड, सभी बच्चों ने अपना आंसर जरूर पोस्ट करना है। सभी बच्चों ने, शाबाश। तो था भी कहता है कि जो सन से आने वाली वेव है उनकी स्पीड ज्यादा होती है, दे मूव, उनकी स्पीड ज्यादा होती है और उनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वलेंट भी रहती है। यस, जो राइट आंसर है वो ईएम वेव है, बिल्कुल सही है। जो राइट आंसर है वो क्या है? ईएम वेव। इसकी स्पीड फास्ट होगी और ये क्या होती है? उससे स्लोर होती है, स्लोर, लेसर है, मतलब स्लोर तो नहीं कहूंगा, उससे लेसर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ईएम वेव की वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो अब उसकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला आप क्या बताओगे? आप उसकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला बताओगे सी अपॉन में न्यू। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन में एम बी या फिर एच अपॉन में पी। ये फॉर्मूला होता है मैटर वेव की वेवलेंथ को निकालने का फॉर्मूला ये है, एच अपॉन में एम बी और वहाँ है एच अपॉन में पी। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। इसके बाद दोनों वेव पढ़ ली हमने, एक मैटर की वेव पढ़ ली और एक लाइट की वेव पढ़ ली। अब हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, किसके बारे में? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में ही पढ़नी है। अभी छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पार्टिकल के साथ साथ वेव करेक्टर को भी शो करते हैं। हम ऑब्जेक्ट भी शो करते हैं लेकिन हम जो है बड़े ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए हमारा वेव करेक्टर शो करवाना, देख पाना इजी नहीं है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। इस साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रोगली। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है हेजनबर्ग। आपने थोड़े से नाम याद करने हैं। डी ब्रोगली, नेक्स्ट इज हेजनबर्ग, हेजनबर्ग, और वो था हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब डेली लाइफ से थोड़ा सा मतलब डेली लाइफ में इसको फॉलो करवाना मुश्किल। ये है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लेके श्योर नहीं होते, इसको बोलते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जिस चीज के बारे में हम श्योर नहीं होते, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब हेजनबर्ग क्या कहता है? हेजनबर्ग कहता है कि अगर हमारे पास कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट हो, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो? हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो, एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो और हम उस ऑब्जेक्ट की दो चीजें निकालने जा रहे हैं। दो चीजें निकालने जा रहे हैं, एक उसकी पोजीशन, पोजीशन मतलब कहाँ वो था, कहाँ वो पहुंच रहा है। साथ ही साथ क्या निकाल रहे हैं? उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है मोमेंटम। वेलोसिटी बोल दो या क्या बोल दो उसका, मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम के अंदर ही वेलोसिटी होती है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो कहते हैं कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, जब हम उनकी पोजीशन देखते हैं कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अगर हम क्या देखते हैं उनकी पोजीशन की कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तो पोजीशन को देखते समय हम उनका मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन को मेजर कर रहे हैं कि उनकी पोजीशन कहाँ है, तो उनका मोमेंटम कह दो या उनकी वेलोसिटी कह दो, हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हम उनका मोमेंटम मेजर कर रहे हैं, अगर हम उनका क्या मेजर कर रहे हैं? मोमेंटम, तो उनकी पोजीशन मेजर नहीं कर सकते।
कहने का मतलब यह है कि छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट वी कैन मेजर ओनली पोजीशन और ओनली मोमेंटम एट अ वंस, मतलब दोनों को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता साइमल्टेनियसली वी कैन मेजर पोजीशन मोमेंटम साइमल्टेनियसली, क्योंकि पोजीशन को और उनके मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब ही क्या है कि एक साथ उनको मेजर करना इम्पॉसिबल रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इसकी स्टेटमेंट हम लिखने वाले हैं कि याद रखना ये किसके लिए वैलिड है, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक। तो जैसे डी ब्रोगली का प्रिंसिपल डेली लाइफ में एप्लीकेबल नहीं दिखता, वैसे ही हमारी डेली लाइफ में हेजनबर्ग का भी नहीं दिखता। डेली लाइफ मतलब जो लाइफ हम जी रहे हैं, साइंटिफिक लाइफ नहीं, नॉर्मल लाइफ। तो आप क्या कह सकते हो, आप इस स्टेटमेंट में क्या क्या कह सकते हो कि इट इज नॉट पॉसिबल, या इट इज इम्पॉसिबल, या इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर। क्या मेजर करना है, टू मेजर एक साथ, एक साथ हमने क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली बोथ, दोनों चीजें निकालनी है, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम बोल दो या फिर क्या बोल दो, वेलोसिटी, एक ही बात है, बिकॉज मोमेंटम के अंदर ही वेलोसिटी होती है। मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, और मास तो चेंज होता ही नहीं, तो बेसिकली वेलोसिटी चेंज होती है जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज होता है। और किसका याद रखना, किसका कह रहा हूं मैं, याद रखना ये भी लॉ सिर्फ किसके लिए वैलिड है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक particle. This is applicable, this law is applicable for microscopic particle with absolute accuracy, with absolute accuracy, एक्यूरेसी के साथ इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये चीज आपने याद रखनी है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद साइमल्टेनियस विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अगर एक को सही मेजर करेंगे तो दूसरे में एरर आ जाएगा, और दूसरे को सही से मेजर करेंगे तो पहले में एरर आ जाएगा, लेकिन एरर रहेगा, वो एरर नहीं जाने वाला। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब हम लेंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, पोजीशन, पोजीशन लिखते हैं एक्स से, और मोमेंटम, मोमेंटम होता है टी से। दोनों चेंज हो रहे हैं तो चेंज भी हम लगाते हैं डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, चेंज इन पोजीशन मल्टीप्लाई चेंज इन मोमेंटम। दोनों को एक साथ अगर मेजर करेंगे ना, तो एक ऐसा एरर है जो हमेशा आएगा ही आएगा, उतना एरर तो आएगा या फिर उससे ज्यादा आएगा। वो एरर है एच अपॉन में 4 पाई, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में 4 पाई क्या है, एरर है कि इतना एरर तो आएगा ही आएगा, बाकी एरर इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो उसका जो फॉर्मूला है, जैसे पिछला हमने जो टॉपिक पढ़ा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसका फॉर्मूला हमने ये बनाया लास्ट में ट्राई करके लेकिन इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट आपने यही लिखना है। ये फॉर्मूला को क्या दिखा रहा है, चेंज इन पोजीशन मल्टीप्लाई चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है इतना एरर तो आना ही आना है, इतना एरर तो आना ही आना है, एच अपॉन में 4 पाई जितना एरर आएगा, जो कि हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इनकी वैल्यूज को नोट करना इतना इजी नहीं है। अब मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास चेंज होता नहीं, इसलिए मास को हमने डेल्टा से बाहर ले आए, तो हम इस फॉर्मूले को मोमेंटम की फॉर्म में मल्टीप्लाई बीच में, इस फॉर्मूले को मोमेंटम की फॉर्म में या फिर वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बस याद रखना वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना है, तो हमें एच अपॉन में 4 पाई के साथ लिखना पड़ेगा एम। तो ये भी इसी का ही फॉर्मूला है। आई होप सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो जाएगा कि ये फॉर्मूला क्या है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर होगी कि चाहे वो डी ब्रोगली हो चाहे हेजनबर्ग हो। पहला ये कह रहा है कि हर एक मैटर की वेव है, दूसरा ये कह रहा है कि हर एक मैटर का पार्टिकल, हर एक मैटर का पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ मेजर नहीं हो सकती। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन किया है कि दोनों के दोनों जो लॉ हैं ये किसके लिए वैलिड है, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम मॉलिक्यूल, उनके लिए ही ये लॉ वैलिड है। हम जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब हम
अब हम इस एक्सप्रेशन के द्वारा ये प्रूव कर सकते हैं, मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि इस लॉ की एप्लीकेशन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। मतलब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि वी कैन प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो चीज हम इसके द्वारा आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करना है? याद करो 10th क्लास में आपको प्रूव करने को आता था कि प्रूव करो √2 इरेशनल नंबर है। 10th क्लास में से आपको प्रूव करने के क्वेश्चन आते थे कि ये इरेशनल नंबर है, तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करते थे? पहले उल्टा एज्यूम करते थे, मान लो ये रैशनल है, करते थे ना आप सभी बच्चे ऐसा कि 10th क्लास में अगर आपको प्रूव करना है कि प्रूव करो ये इरेशनल नंबर है, तो एज्यूम करते लेट्स सपोज दिस रैशनल नंबर, उल्टा मानते थे और बाद में उस उल्टे को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे कि हाँ जी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो ये इरेशनल नहीं रैशनल, मतलब रैशनल नहीं इरेशनल है, मतलब जो प्रूव करना है उसके अपोजिट मान के चलते थे। ऐसे हम यहाँ भी करने वाले हैं। अगर हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उल्टा मान लेंगे, क्या मानेंगे कि लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही एग्जिस्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, मतलब लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, कि मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। अगर न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? ये फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल करते समय हम ना यहाँ पे इक्वल लेके करते हैं न्यूमेरिकल। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला लेके करेंगे, मतलब उसमें ग्रेटर देन का साइन छोड़ देते हैं, और क्योंकि जो ग्रेटर देन के नीचे इक्वल लगा है ना, उस इक्वल को यूज कर लेते हैं, उस इक्वल को यूज कर लेते हैं, इसलिए हम इक्वल रख लेते हैं। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितनी चेंज हो सकती है? जितना न्यूक्लियस का साइज है। न्यूक्लियस के साइज से बड़ी पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पहले ज्यूम कर लिया कि न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो हमें पता है कि एटम का साइज, हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो जो न्यूक्लियस साइज है उतनी उसकी पोजीशन चेंज होगी। निकाल लेंगे क्या उसकी वेलोसिटी? प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में 4 इंटू 3.14। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इस सारे को सोल्व करके, ध्यान से सुनना, इस सारे से जब हम वेलोसिटी निकालते हैं सोल्व करके, कैसे सोल्व करेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट ऊपर का ऊपर है, 4 पाई नीचे का नीचे है, इलेक्ट्रॉन का मास नीचे का नीचे है, जो उधर पोजीशन आई है वो भी हम यहाँ नीचे ले आते हैं। तो इस सारे को जब हम सोल्व करते हैं तो इस सारे को सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी निकल कर आती है वो इतनी ज्यादा आ जाती है कि जितनी लाइट की स्पीड भी नहीं है। मतलब इसको सोल्व करके जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आने वाली है वो आती है लगभग 10⁻15 अप्रोक्सीमेट। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की आने वाली है वो 10⁻15 मीटर पर सेकंड आने वाली है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी डबल है। विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इतनी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉसिबल नहीं है जो लाइट की स्पीड से भी आगे चला जाए। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया हुआ था, जो हमने ऊपर एज्यूम किया हुआ था लेट्स सपोज, वो क्या है? रॉन्ग है। तो आप कह सकते हो सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमने अजम्पशन कर रखी है, तो जो हमने एज्यूम कर रखा है वो क्या है? वो रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। अगर होगा तो इतनी स्पीड रख लेगा जितनी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रख पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होने लग गई इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब आप ध्यान से सुनो, चैप्टर का नाम है, आई होप सभी बच्चों को ये दो लॉ क्लियर हो गए होंगे। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दूसरा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों के दोनों लॉ सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, सॉरी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, हम जैसे बड़े ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, डी ब्रोगली की वेवलेंथ निकाली हमने लैम्डा एच अपॉन में एम जी। यहाँ पे हमने क्या निकाला? पोजीशन और वेलोसिटी एच अपॉन में 4 पाई। और ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि इतना एरर तो रहेगा रहेगा। हेजनबर्ग के द्वारा हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो ध्यान सुना, इस चैप्टर के बारे में जो हमें अब तक इन्फॉर्मेशन मिली है उसको शॉर्ट बता रहा हूँ। जब आपने स्ट्रक्चर की बात करी एटम के, जब आपने एटम के स्ट्रक्चर की बात करी तो आपने दो तरीके से अप्रोच ली।
एक अप्रोच लिया आपने क्लासिकल। क्लासिकल अप्रोच का मतलब जब आपने जे जे थॉमसन के बारे में पढ़ा, जे जे थॉमसन, आपने रदरफोर्ड पढ़ा, ये सब क्लासिकल था। फिर आपने पढ़ा वहां पे बोहर मॉडल। लेकिन देखा ये गया कि इन मॉडल के द्वारा प्रॉपर एटम का स्ट्रक्चर बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वहां से शुरू हो गई क्वांटम, वहां से शुरू हुई क्वांटम। क्वांटम की खास बात क्या है कि क्वांटम हमारे को ये कहता है कि जो हम यहाँ पे मॉडल बना रहे हैं किसका, एटम का, उस एटम के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो ड्यूल हैं। मतलब बेसिकली क्वांटम के अंदर हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ड्यूल मैटर है। जो मैटर है उसकी क्या है, ड्यूल नेचर है। तो अगर मैटर की ड्यूल नेचर है तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एज अ क्या वेव करेंगे, एक्ट एज वेव। जितने हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो एज अ वेव काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो, क्या ये मॉडल्स जो हमने अभी तक मॉडल्स पढ़े हैं ये वाले पीछे क्लासिकल में, क्या इन मॉडल में कहीं भी इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव दिखाया गया है? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जो था ना, इलेक्ट्रॉन मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे, इन सब के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या कर रखा था, वेल डिफाइंड कर रखा था। वेल डिफाइंड का मतलब क्लियरली बोल रखा था कि ये न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और कहीं नहीं होगा, बस यही होगा। मतलब ऐसा सर्टन थे, बिल्कुल बिल्कुल क्या थे, श्योर थे। लेकिन जो क्वांटम है, क्वांटम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन श्योर नहीं होते। ये सब कुछ क्या चलते हैं, प्रोबेबिलिटी में चलते हैं। कि इनकी जो पोजीशन होती है ना, पोजीशन जो पोजीशन होती है वो श्योर नहीं है। पोजीशन हमेशा प्रोबेबिलिटी में है, अनसर्टन है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है। क्लासिकल का मतलब होता है वेल डिफाइंड, की जो चीज जहां बोल दी वही मिलेगी। लेकिन क्वांटम कहते हैं कि जो चीज हम जहां बोल रहे हैं वहां पे हो, ऐसा श्योर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि यस हो भी सकता है और नहीं भी। ये क्वांटम होता है। जैसे आपने न्यूटन के लॉज पढ़े हैं, लॉ ऑफ मोशन पढ़े ना, पहला लॉ पढ़ा था आपने, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ये क्लासिकल है। क्लासिकल का मतलब ये फिक्स है कि जहां पे आपने बोल दिया वो चीज वहीं पर होगी। लेकिन क्वांटम ऐसा कुछ नहीं कहता। क्वांटम हमेशा किस पे चलता है, प्रोबेबिलिटी पे चलता है कि हाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ऐसा हो जाए, प्रोबेबिलिटी कम है कि ऐसा ना हो। तो एटम का अगर मॉडल समझना है तो हमें एज अ क्वांटम वे में ही समझना पड़ेगा। क्योंकि एटम का मॉडल बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपको प्रोटॉन चाहिए, आपको न्यूट्रॉन चाहिए, और ये जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो वेव पार्टिकल भी हैं। मतलब ये पार्टिकल तो है ही है, ये वेव भी है। और अगर ये वेव भी है तो हम इनको क्लासिकल तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। बिकॉज क्लासिकल तरीका जो है हमारा किसी चीज को एक्सप्लेन करने का, वो ड्यू नेचर को तो लेता ही नहीं। अगर आप मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे हो तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक ड्यू नेचर ऑफ मैटर का बात शुरू नहीं हुई, डिस्कवरी नहीं हुई, तब तक हमारा क्लासिकल मॉडल काम अच्छे कर रहे थे। तो जैसे ही हमें पता चला कि मैटर ड्यूल है, कैसे पता चला मैटर ड्यूल है, डी ब्रोगली से पता चला मैटर ड्यूल है, हेजनबर्ग से पता चला मैटर ड्यूल है। तो इन दोनों से हमें ये चीज पता चली कि अगर मैटर ड्यूल है तो हम क्लासिकल तरीकों से एटम का मॉडल डिफाइन नहीं कर सकते। हमें कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा। उस नए तरीका बोलते हैं क्वांटम अप्रोच। तो पहले थी हमारी क्लासिकल अप्रोच, अब है हमारी क्वांटम अप्रोच। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि क्लासिकल अप्रोच और क्वांटम अप्रोच में क्या डिफरेंस है। तो जो 3 मॉडल आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में और अभी +1 में पढ़ चुके हो, वो क्लासिकल अप्रोच थी। लेकिन अब आप पढ़ने वाले हो क्वांटम अप्रोच। ठीक है, आप सभी बच्चों की चीज क्लियर रहेगी, क्वांटम क्या है, क्लासिकल क्या है, मैटर का ड्यूल क्या है, कैसे हमारा मतलब एटम का मॉडल है। एटम का जो मॉडल है वो क्लासिकल से क्वांटम में शिफ्ट हो गया। मतलब अगर आपको एटम का मॉडल समझना है, स्ट्रक्चर समझना है, तो कैसे आपको क्लासिकल मेथड छोड़ के क्वांटम मेथड की तरफ जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ ड्यू नेचर ऑफ मैटर। अगर मैटर ड्यू नेचर वाली खोज ना हुई होती तो हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोहर मॉडल तक ही सीमित रहता, क्लासिकल मॉडल तक ही सीमित रहता। लेकिन अब क्वांटम मॉडल भी शुरू हो गए, और शुरू करवाई किसने? ड्यू नेचर ऑफ मैटर ने, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। तो यहाँ से हमारा जब क्वांटम मॉडल शुरू होते हैं तो आपको सिर्फ सिंपल सा याद रखना है। क्या याद रखना है? यहाँ पे एक मॉडल आया था जिसका नाम था क्वांटम। आई होप सभी बच्चों का आंसर यस होगा कि हाँ हमें पता चल रहा है कि हो गया रहा है क्लास में। तो आप प्लीज
कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकता है, कोई बच्चा जिसको कहीं भी डाउट आए कि क्या हो रहा है, मैं शॉर्ट में दोबारा फिर बता दूंगा अगर किसी को डाउट है, लेकिन प्लीज आपने पूछना जरूर है अगर आपको कोई डाउट है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की अगर हम बात करें तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमारे पास जो पॉइंट चलता है वो चलता है वेव फंक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को वेव मानना है, तो उनका हम लेके चलते हैं वेव फंक्शन कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव चलेगा, तो उसको वेव को दिखाने के लिए हमने फंक्शन यूज करा वेव फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं जाई। कोई साई बोलता है, कोई जाई बोलता है, शाई बोलता है, तो ये है जाई जो हमारा वेव फंक्शन मॉडल में काम करता है। और ये हमें क्या दिखाता है, ये है हमारा वेव मॉडल का फंक्शन। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी, सिर्फ आपने इक्वेशन याद रखनी है, पहले आप इक्वेशन सुन लो, याद क्या रखनी है सिर्फ सुन लो। उस इक्वेशन नाम है स्क्रूडिंजर, स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि एटम का जो मॉडल बनेगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो पोजीशन बनेगी वो किस इक्वेशन को फॉलो करेगी। वो इक्वेशन फॉलो करेगी करली स्क्वायर साई अपॉन में करली एक्स स्क्वायर। पहले मैं लिख दूं फिर आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। करली स्क्वायर वाई, करली स्क्वायर साई अपॉन में करली वाई स्क्वायर। ये करली है, करली है डी में करली है, ठीक है, इसको बोलते हैं करली। करली स्क्वायर साई अपॉन में करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई इक्वल टू जीरो। ये स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर जो जाई है वो बेसिकली ये बताता है कि जो हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका फंक्शन, जो वेव फंक्शन कैसे वो बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है। तो पहले तीन चीजें ये दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है इसमें किसी भी एटम में, वो 2D नहीं है, वो 3D है। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है और जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता है, क्योंकि जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो कंटिन्यूस है और हर एक डायमेंशन में है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो, चाहे वो जेड एक्सिस हो। ठीक है, ये इक्वेशन दिखा रही है उसकी एनर्जी कि उसके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है मूवमेंट करने के लिए। तो दो पार्ट आप याद रखो, जो पहला हाफ है वो उसकी मूवमेंट को दिखा रहा है कि किस किस एक्सिस में मूव कर सकता है, और दूसरा क्या दिखा रहा है कि उसके पास एनर्जी की कितनी अवेलेबिलिटी है। तो ये स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन है जो आपको सिंपल सा आपको याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो बेसिक सा याद रखना है। जैसे आप स्क्रूडिंजर की इक्वेशन पढ़ लेते हो तो आप एक चीज समझ लेते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर फिक्स नहीं है। मतलब यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई, यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि जो पोजीशन है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसके अंदर, किसी भी एटम में, वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। वो फिक्स्ड नहीं है कि जहां बोल दिया वहीं मिलेगा, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो फिक्स बिल्कुल भी नहीं है किसके अंदर, किसी भी एटम के अंदर। आई होप ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। बहुत वाज प्रूव रॉन्ग बाय हेजनबर्ग बट डी ब्रोगली हैज कैलकुलेटेड द फॉर्मूला एक्चुअली एंड हु वाज राइट इन एक्चुअल was proved wrong by Heisenberg, but de Broglie has calculated that formula actually। देखो ऐसा है, बोहर का जो मॉडल है, जो बोहर का जो फॉर्मूला था mgr इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई, ये फॉर्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब तक हमारे पास ये आइगन फंक्शन साई नहीं था। अगर आप, आपको मैं क्या बताता हूँ, जो ये आइगन फंक्शन है ना, इसको आइगन फंक्शन कहते हैं, ये होता है आइगन फंक्शन। ये फंक्शन बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है, और जब वेव है तो उसका जो काम करने का तरीका है उसको दिखाने का ये फंक्शन है आइगन फंक्शन। अगर हम इस आइगन फंक्शन को यूज नहीं करते फिर तो हमारे पास रहेगा क्लासिकल अप्रोच, और क्लासिकल अप्रोच में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। पर जैसे ही हम जाई यूज करना शुरू कर देते हैं वो बन जाती है क्वांटम अप्रोच, वो बन जाती है क्वांटम अप्रोच। और क्वांटम अप्रोच के अकॉर्डिंग, क्वांटम अप्रोच के अकॉर्डिंग फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाता, तब हमारे पास लगती है स्क्रूडिंजर इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि बोहर का मॉडल गलत नहीं है अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल अप्रोच को कंसिडर करें, बट अगर हम क्वांटम अप्रोच को कंसिडर करें तब हमें स्क्रूडिंजर की इक्वेशन को ही सही मानना पड़ता है, तब बोहर की इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं हो पाती।
तो कोई भी राइट कोई भी रॉन्ग हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों का फ्रेम वर्क अलग है। बोहर का फॉर्मूला क्लासिकल के अकॉर्डिंग है और स्क्रूडिंजर का फॉर्मूला क्वांटम अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आप पूछे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, तो मैं बोलूंगा स्क्रूडिंजर, क्योंकि वो ज्यादा मॉडर्न एडवांस अप्रोच के साथ फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो आप बहुत मतलब गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लिमिटेड है एज कम्पेयर टू स्क्रूडिंजर के, वो लिमिटेड रहेगा। ठीक है, आई होप आप ये चीज क्लियरली समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद हमने जो पढ़ना है मेन खास चीज वो ये पढ़नी है कि बहुत के समय तक हम इलेक्ट्रॉन को एज अ ऑर्बिट में स्टडी करते थे, एज अ ऑर्बिट। लेकिन जैसे क्वांटम शुरू हो गई, हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, तो उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए हम एक नया वर्ड यूज करना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो पहले था ऑर्बिट क्लासिकल अप्रोच, अब बन गया ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं क्वांटम अप्रोच। तो आप सभी बच्चों को ऑर्बिट तो पता ही है क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ घूमते हैं, उस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो बच्चा बताना चाहेगा कि ऑर्बिटल क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा है जो ऑर्बिटल बताना चाहेगा, व्हाट इज ऑर्बिटल? यस, कोई बच्चा जानता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल? जस्ट ट्राई, सही है गलत डजंट मैटर, पर कोशिश करना अगर आप बता सको व्हाट इज ऑर्बिटल। यस यस, बिल्कुल सही। ये कहता है कि जब हमारे पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास जो हमारा स्पेस होता है, जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वो जगह कहलाएगी ऑर्बिटल। मतलब किसी भी न्यूक्लियस के आसपास का वो रीजन वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, उस जगह को कहेंगे ऑर्बिटल। यस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। बिल्कुल सही आंसर है प्रभजोत का भी सही है, और अमन आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताओ, जैसे ऑर्बिट की जो शेप है वो फिक्स शेप है, क्या सभी ऑर्बिटल्स की शेप भी फिक्स होगी? क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, तो क्या शेप फिक्स होगी? क्योंकि ये तो एक एरिया है जो प्रोबेबिलिटी को दिखाने वाला एरिया है, तो क्या इसकी शेप फिक्स होगी? तो आप फिक्स होगी तो फिक्स लिख दो, अगर फिक्स नहीं होगी तो आप नॉट फिक्स लिख दो। लेकिन लिखें सारे बच्चे कि क्या लगता है ऑर्बिटल फिक्स होगा कि नॉट फिक्स होगा? क्योंकि ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का एरिया है, ये सिर्फ एक एरिया है, तो इसकी जो शेप है ना वो फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, कभी प्रोबेबिलिटी निकालने की ज्यादा होगी कभी कम होगी, तो ऑर्बिटल फिक्स नहीं है। लेकिन अब आप जब भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या बनाओगे, पोजीशन बताओगे, क्या बताओगे, स्पेसिफाई करोगे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप किस कंसेप्ट को यूज करोगे? आप ऑर्बिटल वाले कंसेप्ट को यूज करोगे। कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होगी, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या होएगी, प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी से पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी से पता करेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। और उस प्रोबेबिलिटी से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएंगे तो हम यूज करेंगे क्वांटम नंबर, हम यूज करेंगे क्वांटम नंबर। तो कहने का मतलब ये है, क्वांटम नंबर वो नंबर्स हैं जो आपको पता करने में हेल्प करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन की क्या पता करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे टू फाइंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं कि जहां उन्होंने बोल दिया वहीं मिलेगा, हाँ पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उस चीज को बोलता है क्वांटम नंबर। तो पहले आपने क्लासिकल अप्रोच समझी, आज क्वांटम अप्रोच समझी, और क्या समझा आपने, ऑर्बिटल क्या होता है कि ऑर्बिटल इज अ सर्कुलर, और ऑर्बिटल इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की हम जब ढूंढेंगे तो हम किसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्वांटम नंबर्स को, जो हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढवाने में हेल्प करेंगे। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर्स की संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है कि 5 है? लास्ट मेरा मतलब आपको ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो प्रभजोत सिंह 4, ओके गुड। जिनको पता है वो बता दें, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं। कल हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में ही स्टडी करना है, और कल हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कल हम इस चैप्टर को खत्म करें, नहीं तो परसों तक करें। तो 4 है,
तो कल आप सभी बच्चे क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को गेन करके लाना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है। तो अभी हमारे पास जो आज हम टॉपिक करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको प्लीज रिवाइज करना।